डीजीएमसी पॉड टॉक में आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमनदीप सिंह जी, जो कि पेशे से एक लॉयर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इंडियन लॉ और ऑर्डर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच नवीन जी। सर हम शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ में अपने। सर बिल्कुल। हमें समझाएंगे आप कि न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जो अगर इस देश में ना होती तो शायद देश नहीं चल सकता था। जी। डेमोक्रेसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इंडिया का, और इस डेमोक्रेसी कुछ पिलर्स पे बनी है, जी। जिसमें से पहला पिलर लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी, जिसको आप न्यायपालिका भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो जो थर्ड पिलर है, इसका काम क्या है? न्याय दिलाना। न्यायपालिका का काम यही है, न्याय दिलाना। अब न्याय किसको दिलाना है, क्यों दिलाना है, कैसे दिलाना है, इन सब चीज़ों पे न्यायपालिका काम करती है। ओके। अब न्यायपालिका क्या है? देयर आर डिफरेंट कोर्ट्स, राइट? सो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो जब आप किसी भी केस को दाखिल करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करते हैं नॉर्मली। हाई कोर्ट में कौन से केसेस जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कौन से केसेस जाते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन which many people don't know, करेक्ट। right? So when there is an infringement of a fundamental right जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें दी गई है, जब उनका वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, और अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है? हम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, हम हाई कोर्ट क्यों जाते हैं? या हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन जब होगा तो आप जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट। ओके। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके। लेकिन अगर किसी भी राइट का जो संविधान में दी गई है, अगर वायलेशन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो आप डायरेक्टली जाते हैं हाई कोर्ट अंडर 226। इसीलिए हाई कोर्ट का परव्यू ज़्यादा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट है तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। लेकिन बहुत लिमिटेड स्कोप है फंडामेंटल राइट्स। बाकी सारी राइट्स के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक और है। फंडामेंटल राइट्स के लिए भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सर जैसे आपने बताया कि हम किस कैसे कब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अपने लीगल राइट्स के लिए। सर मैं जानना चाहता हूँ, अगर साधारण जनजीवन में किसी को भी कोर्ट जाना हो, किसी को भी अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनको किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कोर्ट जाने से पहले? सेकेंड चीज़ तो ये होनी चाहिए कि ईमानदारी हो ओके। केस दाखिल करने में। जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक झूठे केसेस फाइल होते रहेंगे। झूठे केसेस फाइल होते रहेंगे तो पेंडेंसी बढ़ती रहेगी, और वो मुकदमे कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक बात है। जो इंसान ये समझ लेता है कि लीगल सिस्टम को हम अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करता है उस सिस्टम का। इसीलिए फॉल्स केसेस होते हैं, फेक एनकाउंटर्स होते हैं, और उसी से पेंडेंसी बढ़ती है, उसी से गलत लोगों को सज़ा होती है, और उसी से आधे से ज़्यादा सोसाइटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सर पेंडेंसी की बात आई है तो एक सवाल है सर, जैसे शनि देओल को हमने कहते हुए सुना है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जी। आखिर कब तक है ये तारीख? सर जो अभी कोर्ट में जो केसेस ऐसे पेंडिंग है, जो पेंडेंसी की बात आई है, तो इस पे आपका क्या क्या राय है सर पेंडेंसी के बारे में? पेंडेंसी तो है, लगभग 3 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है ऑल ओवर जी। इंडिया। जी। लेकिन पेंडिंग केसेस, अब जैसे मैंने बताया कि फॉल्स केसेस बहुत हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा हत्याकांड ले लीजिए, कोई भी एक हत्याकांड होता है, उसमें कई सारे विटनेसेस होते हैं। जी। कई सारे विटनेसेस को बुलाते हैं हम फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल किसी केस में 150 विटनेस हैं। अब 150 विटनेस में एविडेंस एक्ट के हिसाब से एक विटनेस का पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में जिरा कहते हैं, जी। फिर उसके बाद उसका री एग्जामिनेशन। और कोर्ट में इतने केसेस हैं कि डेट्स भी जो लगती हैं वो 1.5-2 महीने की लगती हैं एक केस में। ठीक। अब 150 विटनेसेस को एक एक करके बुलाना, उनका एग्जामिनेशन करना चीफ, फिर क्रॉस करना, फिर री एग्जामिनेशन करना, इसमें एक विटनेस पे अगर आप 6 महीने मान लें तो 150 विटनेसेस में कितने महीने हो गए वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए पेंडेंसी बढ़ जाती है। और किसी का भी एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केस के लिए। आपको नहीं पता कौन सा विटनेस, कौन सा
एविडेंस दे जाएगा जो केस को या तो राइट हैंड साइड कर देगा या तो लेफ्ट हैंड साइड कर देगा, करेक्ट है। राइट? तो इसीलिए पेंडेंसी बढ़ती है। आप खुद एक वकील हैं, तो विद नो ऑफेंस जस्ट वांटेड टू आस्क सर, या नो वरीज। वकीलों का इसमें कितना योगदान होता है पेंडेंसी में? जैसे आए दिन हम देखते हैं कि हड़ताल हो गई या फिर कोर्ट को बाइकआउट कर दिया गया। नहीं, पेंडेंसी देखिए दो तरह की होती है। एक होती है पर्पसफुल पेंडेंसी, ओके। जो लॉयर्स एक्चुअली में करते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए ने बी के ऊपर केस कर दिया, आप ए के लॉयर हैं, मैं बी का लॉयर हूँ, ठीक? अब बी चला गया अंदर, ठीक ठीक है। है? मैंने उस बी की बेल करा दी, बी बाहर आ गया। अब मैं ये नहीं चाहूँगा ना कि मेरे अगेंस्ट केस चले, हम्म। तो मैं तो चाहता हूँ कि कन्विक्शन कभी हो ही ना, ट्रायल हो ना, डिसीजन कभी आए ही ना केस में। तो मैं तो पर्पसफुली उसको पेंडिंग रखूँगा, ठीक है? कि जितना लेट होगा उतना अच्छा है। तब तक या तो जज साहब चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, या तो किसी एक विटनेस की डेथ हो जाएगी जो बूढ़ा, जो मेरे अगेंस्ट गवाही दे सकता है, या तो फिर आगे चल के जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं कुछ और कर लूँगा, काम कर लूँगा, पैसे कमा के वकील साहब को दे दूँगा, वकील साहब मुझे हाई कोर्ट से या किसी सुपीरियर कोर्ट से छुड़वा लेंगे, हम्म। ठीक है? तो ये तो होगी पर्पसफुल पेंडेंसी। अब जो आपने बात की बॉयकॉट की और धरना प्रदर्शन की, जी। ये किसी एक पॉइंट को लेके किया जाता है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में बहुत सी रिसोर्सेज लगते हैं। अगर रिसोर्सेज नहीं हैं तो उस रिसोर्स को दिलवाना, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिसोर्सेज को, वकीलों को दिलवाना डिस्ट्रिक्ट जज का काम है। ओके। अगर डिस्ट्रिक्ट जज साहब नहीं दे रहे हैं वो रिसोर्सेज, तो वकील बॉयकॉट करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे आप किसी भी लॉ से खुश नहीं होते तो आप धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं रोडों पे जाके, वैसे ही हम कोर्ट्स का बॉयकॉट करते हैं। तो वो एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा मैकेनिज्म है विच नीड्स टू बी डन टू गेट आवरसेल्व्स मोटिवेटेड टू बी इन द जुडिशियल सिस्टम एंड टू प्रैक्टिस जी। ओवर देयर, जी। ठीक है? एज लॉयर्स हम लोग सिर्फ वहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने नहीं गए। वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी को भी इनजस्टिस हो रहा। लेकिन अगर फिर भी हमें वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे तो वो गलत है। फॉर एग्जांपल लखनऊ में अभी मैं आपको बताऊं, किसी जूनियर एडवोकेट के पास चेंबर नहीं है। ओके। क्यों नहीं है? वो भी तो लॉयर्स हैं। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि जो कब्जा कर लेगा या जो थोड़ा सुपीरियर है, पावरफुल होगा। सीनियर है, उसी को चेंबर मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा? जबकि हैं रिसोर्सेज, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ताले लगे हैं रूम्स में, क्यों? तो ये सारे मुद्दे हैं जिनके लिए हमें बॉयकॉट करना पड़ता है अपनी बातें मनवाने के लिए। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन इससे पेंडेंसी तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है इस पे। पेंडेंसी बढ़ती है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है कि पेंडेंसी में भी दो चीज़ें होती हैं कि हाई कोर्ट में नो एडवर्स का ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा उस दिन काम होता है, लेकिन नो एडवर्स हो जाता है। एक रेजोल्यूशन बार पास कर देता है कि हम आज के दिन बॉयकॉट करेंगे, तो आज के दिन नो एडवर्स हो, किसी भी पार्टीज़ के अगेंस्ट में कोई ख़राब ऑर्डर ना पास हो। कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं पास करेगी जो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट हो, तो वो न्यूट्रल चलता है उस दिन के लिए, वो काम न्यूट्रल हो जाएगा, किसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं होगा। ओके। तो वी हेयर अबाउट द पार्टीज ऑल्सो कि भाई उनका भी ध्यान रखना है हमें, जो भी हमारा क्लाइंट है, तो उसके लिए हम कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। तो इसलिए नो एडवर्स का ऑर्डर या रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। ठीक बात है सर। सर एक और छोटा सा सवाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बेसिकली देयर आर सम कोर्ट्स जो स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए बनाई गई। जैसे? फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे पेंडेंसी है, जी। दैट इज़ वन थिंग जी। जिसको ओवरकम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाया गया। जी। कि फॉर एग्जांपल चेक बाउंस के केसेस हैं, मैं एग्जांपल्स का यूज़ करता हूँ लोगों को समझाने के लिए। चेक बाउंस के बहुत से केसेस हैं। अब चेक बाउंस के केस एक स्पेशल कोर्ट बना दी गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ठीक है? कि जितने भी यहाँ एक जुरिस्डिक्शन में, एक कोर्ट के, फॉर एग्जांपल लखनऊ में एक जुरिस्डिक्शन में एक स्पेशल कोर्ट बना दिया गया जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। सारे चेक बाउंस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के केसेस उसी कोर्ट में जाएंगे और कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जब एक कोर्ट को आप एम्पावर कर देते हो फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केस, तो उससे पेंडेंसी भी कम होती है, डिसीजंस जल्दी आते हैं, क्विक डिसीजंस, और वो फास्ट ट्रैक मूव होता है। फॉर एग्जांपल NI एक्ट की कोर्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वन थिंग,
NIA एक्ट होता है, ठीक है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और CBI वगैरह के केसेस होते हैं, ये सब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलते हैं। सर रेप्स वगैरह के केसेस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकते हैं या जाते हैं? नहीं, उनके लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट ए स्पेशल एक्ट। ओके। रेप इज़ डिफाइंड अंडर BNS ओनली, ओके। इसलिए उनके लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है। कोई भी स्पेशल एक्ट के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनती है, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनती हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, ऐसे में आप हाई कोर्ट जाके एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि एक्सपेडिशियस ट्रायल हो जाए किसी भी केस का। तो हाई कोर्ट आपको रिलीफ दे देता है, कहता है कि आप नीचे जाइए और वहाँ पे ये ऑर्डर की कॉपी लगा दीजिए। तो आपकी जो 2-2 महीने की डेट लग रही थी, वो आपके 15-15 दिन की डेट लगने लगेगी। तो एक्सपेडिशियस हो जाता है प्रोसेस, जल्दी हो जाता है। तो वो एक ऑप्शन है, बट रेप के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, इसलिए उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या स्पेशल कोर्ट्स नहीं है। नहीं है, ठीक बात है सर। सर एक और जो कि जस्ट फॉर आवर ऑडियंस की PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इफ आई एम राइट सर, ये क्या होता है और ये कैसे दायर किया जाता है? PIL इसकी बेसिकली याचिका। एक पिटिशन है जो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट, उसमें दाखिल किया जाता है, एंड दैट इज़ फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है। उसमें मेजर चीज़ें जो देखने वाली हैं वो ये हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट किसी का नहीं होना चाहिए। ओके। जो भी PIL दाखिल कर रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं घर से निकला हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, बीच में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया, मैं उससे परेशान हूँ, मैं हाई कोर्ट जाके PIL नहीं दाखिल करूँगा। अगर मैं करता हूँ तो दैट इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज़ माई सेल्फ पर्सनल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। तो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए PIL कभी नहीं होता। PIL शुड ऑलवेज बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऑल्सो जब आप PIL फाइल करते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि आज की डेट में कोई भी कोर्ट PIL को बहुत PIL के रूप में नहीं देखता है। ओके। ठीक है, ऐसा है कि इतनी ज़्यादा PILs हो गई थी, जितने भी RTI एक्टिविस्ट हैं, जितने भी नेता, छोटे नेता टाइप के लोग हैं, वो सब PIL दाखिल करने लगे थे। उससे इतनी पेंडेंसी हो जाती है केसेस की कि उसको कर्ब करने के लिए, उस पेंडेंसी को कर्ब करने के लिए हाई कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से PILs को देखने लगे। जब वो बारीकी देखने लगे तो उसमें कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट छुपा होता था। तो वो पर्सनल इंटरेस्ट जहां उनको मिल जाता है वो रिजेक्ट कर देते हैं PIL। सर लेकिन अगर अगर कोई जेन्युइन, सॉरी आपकी बात श्योर काट रहा हूँ, जो जेन्युइन PILs है उसमें ऑर्डर्स भी होते हैं, पब्लिक राइट्स के लिए ऑर्डर्स होते हैं, बड़े बड़े NGOs ऑर्डर करते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से PIL दाखिल करने वाली बात है। सर वही मेरा सवाल है दरअसल कि वो कौन से पहलू हैं या फिर कौन से कौन सी चीज़ें जिनको मद्देनज़र रखा जाता है जब हम PIL दायर कर मतलब याचिका दायर कर रहे होते हैं कोर्ट में? वही मैंने बताया ना कि आपको एक पब्लिक इंटरेस्ट देखना है। आप पब्लिक इंटरेस्ट आपका किसी भी फील्ड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, बहुत वाइड स्कोप है PIL का। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस भी चीज़ के लिए PIL, फॉरेस्ट के लिए आप PIL, पेड़ बचाने के लिए PIL फाइल कर रहे हैं तो PIL है। डिफॉरेस्टेशन कम करने के एक पर्टिकुलर जगह पे डिफॉरेस्टेशन कम करने के लिए आप PIL फाइल कर रहे हैं। सर जैसे मैं आपको रोक रहा हूँ सर, अभी एक हाल ही में एक मूवी आई थी आदि पुरुष करके, उसके खिलाफ अखबार में और तमाम मीडिया में ये खबरें थी कि इसके खिलाफ बहुत लोगों ने PIL दायर किया है इस मूवी के खिलाफ, कि इसमें रामायण की गलत छवि दिखाई गई है, राम की गलत छवि दिखाई गई, या कि गलत तरीके से इसको पब्लिक के सामने रखा गया है। तो इन चीज़ों पे PIL फाइल हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। जब भी किसी भी चीज़ को गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो, जी। ये फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी, फॉर एग्जांपल एनी इंडस्ट्री, इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट, इफ़ दे आर एक्सप्रेसिंग एनीथिंग विजुअली या ऑडियो के माध्यम से विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, विच demeans the image ऑफ एनीथिंग। of any particular thing which the general population or the general masses believe in, ओके। उसके अगेंस्ट आप PIL बिल्कुल दाखिल कर सकते हैं कि इसको रोका जाए। नहीं तो जनरल लोगों का नुकसान बहुत होगा, एक कल्चर का नुकसान होगा, एक बिलीफ का नुकसान होगा, एक ट्रस्ट, एक वर्शिप का नुकसान होगा। ठीक है सर। उसके लिए आप PIL बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। ठीक है सर। सर जैसे आप लखनऊ में एडवोकेट हैं, जी।
तो सर जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य न्यायालय हाई कोर्ट है, जी वो इलाहाबाद में है। जी। तो ऐसी क्या ज़रूरतें थी या फिर क्या नीड्स थी यहाँ पे कि लखनऊ में भी एक हाई कोर्ट खोला गया है या फिर बनाया गया है? हाई कोर्ट नहीं बनाया गया। जी। ये एक मिसकंसेप्शन है। हाई कोर्ट इलाहाबाद ही है, ओके। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच है लखनऊ में। दैट इज वाई वी कॉल इट द लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। खंडपीठ। खंडपीठ ओके। उसको कहते हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। जी। अब पेंडेंसी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास इतना मैनफोर्स भी नहीं है, इतने जजेस भी नहीं है कि सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी यूपी में हैं उन सबके केसेस वहाँ पे सुने जाएं और डिसाइड हो। तो ज़रूरत पड़ती है कि एक असिस्टेंस चाहिए। जुडिशियस माइंड अप्लाई करके डिसीजंस देने में एक असिस्टेंस चाहिए होती है। वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक बेंच बनाई जाती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी है, ओके। यहाँ पे भी है, और भी कई है। तो अलग अलग बेंचेस बनाई जाती हैं सो दैट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे। करेंटली देर आर 17 डिस्ट्रिक्ट्स इन द अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। बाकी के यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स वहीं पे हैं, बट अब देर इज़ टाइम कि यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट्स आए। यहाँ पे कोर्ट रूम्स कम हैं, यहाँ पे 30 हैं, वहाँ पे अराउंड 70 कोर्ट रूम्स हैं। ओके। जजेस भी उतने ही हैं, लेकिन पेंडेंसी फिर भी है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें और डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीजन करना पड़ेगा, तभी पेंडेंसी भी कम हो पाएगी। सर बात जैसे जजों की आई है तो मैं साथ एक छोटा सा सवाल था ऑडियंस के लिए सर की, जजों की नियुक्ति कैसे होती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? जज कैसे नियुक्त किए जाते हैं? दो क्या? तरीके होते हैं, एक्चुअली 3 तरीके होते हैं। जी। या तो PCSJ का एग्ज़ाम होता है, ओके। राइट, जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप जज अपॉइंट होते हो। जज आप बनते हो जब PCSJ अपना लॉ कंप्लीट करने के बाद PCSJ का एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद आप जज बनते हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, जो भी हो। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बाद आप प्रमोट होते हो, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनते हो, CJM। उसके बाद आप फिर ADJ रैंक पे जाते हो, ADJ से DJ, DJ से फिर हाई कोर्ट जज। एक तो ये हो गया प्रमोशन का तरीका, ठीक है। सेकंड तरीका होता है कि आपकी 7 साल की प्रैक्टिस है एज अ लॉयर, उसके बाद आप हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हो, HJS। ओके। उसमें आप ADJ की रैंक पे आ जाओगे डायरेक्टली। तो आपका जो नीचे का प्रोसेस है, JM फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास पे CJM फिर ADJ, तो वो ख़त्म हो जाता है। आप सीधा ADJ रैंक के ऑफिसर बन जाते हो। ADJ रैंक के बाद DJ, DJ के बाद हाई कोर्ट जज, अगर आपका रिटायरमेंट नहीं आया तो। थर्ड इज़ the collegium system, which is the very important part of the judicial system. तो collegium में क्या होता है कि a lawyer who is about who should have a good amount of experience in the field of law, 42 से 50 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। वो डिफाइंड नहीं है एज। एक्सपीरियंस फिर भी कितना सर? एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ये 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस ओके। लगभग। ओके। उसके बाद आपका नाम एक चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद हिज जजेस, 2 अदर जजेस, आपका नाम रिकमेंड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी एज अ हाई कोर्ट जज। ठीक है, इतना एज अ लॉयर आपको मेहनत करनी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात करें अगर हम, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेंगे कि कौन इंसान या कौन ऐसा लॉयर है जो हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लायक है। तो उनके नाम वो छांटेंगे, एक लिस्ट बनेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि IB की रिपोर्ट आती है हर लॉयर की। ओके। तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी लॉयर्स पे नज़र रखती है। वो रिपोर्ट सबमिट होती है हाई कोर्ट जज बनने से पहले, कोई भी इंसान बने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज बनने से पहले। अगर IB की रिपोर्ट साफ है, क्लीन है, तभी वो इंसान हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज बनेगा, वरना नहीं। सो दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका नाम जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आपको सुप्रीम कोर्ट जज। दिस इज़ द प्रोसेस कॉलेजियम सिस्टम का।
इसी में एक NJAC एक स्कीम लेकर आए थे गवर्नमेंट, विच वो स्ट्रक डाउन इन 2015। NJAC में था कि सबको फेयर चांस होना चाहिए जज बनने का, एवरीबडी शुड हैव अ फेयर चांस। कोलेजियम सिस्टम को हटाने की बात हुई। उसमें कुछ जजेस से क्यूरियन जोसेफ सर एंड JS खेहर सर, तो सब लोग आए, 5 जजेस। उन्होंने कहा कि ये गलत सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम, NJAC को लागू कर देते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उससे क्या होगा, सबको चांस मिलेगा जज बनने का, विच वो स्ट्रक डाउन अल्टीमेटली 2015 में। आई विल नॉट गो इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट। वो स्ट्रक डाउन हो गया, तो तब से फिर से कोलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। तो आज की डेट में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऐसे ही हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है सर एक जो लोगों के मन में सवाल होता है कि जिला कोर्ट जो है या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जो तीनों अलग अलग कोर्ट हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? जिला कोर्ट अगर हमारे पास है, मतलब 3 हिस्सों में इसको बांटने की क्या ज़रूरत है, और इनमें कौन कौन से केसेस हैं जो बेसिक सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, या फिर जो कि कौन से केसेस जो हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, और कौन से केसेस जो जिला कोर्ट में जाते हैं? जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, हमें एक चैनल फॉलो करना होता है। तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो कौन से केसेस हैं जो बेसिक से शुरू करते हैं कि जिला कोर्ट में जाएंगे फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? सर सो जो भी केस फाइल होगा जी। वो सबसे पहले जिला लेवल पे ही होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगा, ओके। कोई भी केस हो, एक्सेप्ट द इन्फ्रिंजमेंट या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, अगर वो नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को मार दिया, आपका केस सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, FIR दर्ज होगी, FIR थाने पे दर्ज होगी, पुलिस स्टेशन में। वो FIR पे इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस पर चार्जशीट फाइल करेगी या फाइनल रिपोर्ट फाइल करेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलता है तो चार्जशीट फाइल होके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास वो फाइल चली जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि आप इस पर कॉग्निजेंस लीजिए, संज्ञान लीजिए और इनको सज़ा दीजिए, समनिंग कीजिए उनकी या कॉल फॉर करिए एज पर द केस। अगर अब उसमें भी क्लासेस हैं, बेलेबल केस है या नॉन बेलेबल केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सीधा अरेस्ट हो जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल है तो नहीं अरेस्टिंग होगी, उस पर समनिंग होगी, फिर बेलेबल वारंट होंगे, फिर NBWs होंगे। सो पूरा प्रोसेस है। NBWs एज सच सर? नॉन बेलेबल वारंट्स ओके एंड बेलेबल वारंट्स, ओके BWs। ओके ओके। सो होता क्या है, जब समनिंग हो जाती है, समनिंग के बाद अगर अक्यूज्ड जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट बेलेबल वारंट जारी होता है। बेलेबल वारंट्स में पुलिस कहती है कि चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वारंट काटना पड़ेगा, बेल करानी पड़ेगी तुम्हें। वो फिर भी नहीं जाता है तो NBW नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है। नॉन बेलेबल वारंट्स क्या होते हैं कि पुलिस अब जाएगी, तुम्हें उठा के लेकर के आएगी, अब कोई स्कोप नहीं है भागने का, तो NBW जारी हो जाता है। तो NBW में पुलिस ले आती है। अब कोई तरीका भी है कि भाई पहले बुलाएंगे, आओगे, नहीं आओगे तो हम उठा लेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है। इसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। अब हाई कोर्ट में कब जाओगे, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी जज कोई भी गलती कर रहा है। फॉर एग्जांपल समनिंग गलत हो गई किसी की, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, जज साहब ने गलत ऑर्डर कर दिया, तो आप कहाँ जाओगे? यू गो टू द हाई कोर्ट। ठीक, उसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे रिविजन है, रिविजन की पावर CRPC में 397 और 399। तो आप DJ की कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, विच इज़ द सुपीरियर कोर्ट फ्रॉम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वहाँ पे भी फाइलिंग कर सकते हैं रिविजन की पावर। लेकिन रिविजन के बाद आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते वही रिलीफ क्लेम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अपील्स हैं, अपील्स आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका डिसीजन आया, आपने अपील फाइल किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से आप अग्रीव्ड हैं डिसीजन से, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो अपील एक ऐसी चीज़ है जो तीनों जगह जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सर क्या हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर होती है कि अगर वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने पास वो केस ले सकता है, हाँ, या हाई कोर्ट सुप्रीम के पास, कोर्ट हाई कोर्ट से वो केस अपने पास हाँ, हाई ले कोर्ट के सकता है? पास सुपरवाइजरी पावर्स हैं, इनहेरेंट पावर्स हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो हाई कोर्ट कैन ऑल्सो मेक अ न्यू लॉ एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, ओके। बाय वे ऑफ प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं कि अगर किसी भी फैक्ट्स ऑफ द केस, अब ऐसा है कि एंड्रू सैलमंड्स ने कहा कि भाई सोसाइटी में चेंज लाना अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी ज़रूरी है। तो अगर लॉ को चेंज करना है हमें
तो कैसे करेंगे? आज तक, अब जैसे LGBTQ का मुद्दा तो अब आया ना, हुँ, इससे पहले था, किसी ने उठाया था? नहीं उठाया नहीं था। उठाया था। नहीं सही उठाया बात, था तो कोई लॉ नहीं था। ठीक बात है। ठीक है। अब ट्रांसजेंडर्स के लिए लॉ आया, राइट? तो लॉ कब आया? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दो जजमेंट्स पास कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया लेजिस्लेचर को कि बनाओ लॉ इस पे, क्यों नहीं है इस पे लॉ, हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो लॉ तब बना। तो ये सब पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी। तो जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी नए, जो आज तक कभी डिसाइड नहीं हुए, उसका क्या करेगा कोर्ट? डिसाइड तो करना ही है, राइट? तो उसको दोनों पार्टीज को सुन के वो एक ऐसा ऑर्डर पास करते हैं कि सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे अगर कोई भी केस आगे फ्यूचर में आता है तो ये प्रेसिडेंट से ही होल्ड होगा, यही प्रेसिडेंट उसमें भी लगेगा। तो एक नया लॉ बन जाता है। हाई कोर्ट हैज़ द पावर, वो बना सकता है। ओके। और सर रिट्स क्या होते हैं? रिट्स बेसिकली देर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 में दिए हैं, ओके, 226 में भी है। तो आप रिट ही फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल FIR हो गई, ठीक है? FIR हो गई, उसके बाद आप आर्टिकल 226 में कॉन्स्टिट्यूशन के चले जाते हो हाई कोर्ट फॉर क्वॉशिंग ऑफ दैट FIR को निरस्त करने के लिए कि FIR हम पे गलत हुई है, झूठी FIR है। ये पावर किसी के पास नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्वॉशिंग ऑफ FIR की पावर 482 ऑफ CRPC एंड 528 ऑफ BNS, ये क्वॉशिंग ऑफ FIR की बात करते हैं, ठीक है? FIR हो गई, अब झूठी FIR हो गई, भाई कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे? तो आपको सीधा हाई कोर्ट जाना रहता है। हाई कोर्ट के पास पावर है, वो आपकी FIR को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, ठीक है? वही हम लोग करते हैं, FIR हो जाती है, हम वहाँ चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना डेवलप कर दिया है लॉ को, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI, ये सब केसेस हैं जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी हैं। तो आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हो कि भाई हम जाके बेल करा लेंगे, हम सरेंडर करा लेंगे, आप हमें इतनी लिबर्टी दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से, SK अंतिल के लॉ के हिसाब से, हाई कोर्ट आपको वो रिलीफ भी दे देता है कि जाओ, अच्छा अरेस्ट नहीं होगे, मैं गारंटी देता हूँ, जाओ अपनी बेल कराओ, लेकिन केस तो लड़ना पड़ेगा। देखो, क्योंकि प्राइमा फेसे ही मूलतः तो तुम्हारे अगेंस्ट जो सेक्शंस लगे हैं वो तो बन रहे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं। तो प्राइमा फेसे ही केस बन रहा है, तो FIR क्वॉश नहीं होगी। प्राइमा फेसे ही केस नहीं बनना चाहिए। FIR इसी बेसिस पे निरस्त होती है कि प्राइमा फेसे ही केस नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 लोगों ने आपको लूट लिया, उसके बाद आप ऑफेंस लगा रहे हो रॉबरी का। रॉबरी 4 लोगों की होती है, गलत हो गया ना FIR? तो डकैती का केस है, करेक्ट। तो सेक्शन ही गलत है, तो ये FIR क्वॉश कर देगा हाई कोर्ट। बिल्कुल। ऐसे केसेस होते हैं। और सर हमारे क्या संविधान में, जुडिशल सिस्टम में भी ऐसे महिलाओं को लेकर के कुछ विशेष कानून हैं कि ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर के या उनके अरेस्ट को लेकर के हाँ, कुछ प्रावधान है क्या? अरेस्ट को लेके तो एज सच नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए MRTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। उसमें जो राइट होता है विमेन का 24 अबॉर्शन जो लोग करा लेते हैं, ओके, उसके लिए है कि अबॉर्शन एक स्पेसिफाइड टाइम होता है जब फीटस 12 वीक्स या 24 वीक्स कुछ उसमें प्रोवाइडेड है, उसके ऊपर रहेगा तभी वो अबॉर्ट, उसके ऊपर होगा तो अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं, उससे पहले अबॉर्ट वो करा सकते हैं। उसके लिए अरेस्ट को लेके नहीं है। आई हैव ऑल्सो डन अ केस जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को ही अरेस्ट कर लिया था, तो वो जेल चली गई थी। बट होता क्या है, जब जेल जाता है इंसान तो पहले तो नॉर्मल बैरक में नहीं रखते हैं, पहले बाहर ही रखते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल बैरक में लेकर जाते हैं। तो उतने में उनकी बेल हो गई थी 10-12 दिन में, तो वो बाहर आ गई थी। लेकिन ऐसा अरेस्ट का कोई लॉ नहीं है ओके सर, प्रेग्नेंट महिलाओं को मतलब लेके। ऐसा शायद पढ़ने में या सुनने में है कि शाम के कुछ टाइम के बाद, एक निर्धारित समय के बाद हाँ, उनको। CRPC में ये भारतीय नागरिक जी, सुरक्षा जी, संहिता में प्रोवाइडेड है जी। कि शाम को बिना लेडी ऑफिसर के आप लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकते ओके, सनसेट के बाद। ओके, उसके बाद आपको लेडी ऑफिसर की ज़रूरत रहेगी, आप उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेज सकते। सर जैसे हम जानना चाहेंगे कि रिट्स क्या होती हैं और ये कितने तरीके की होती है? रिट्स एक्चुअली आर्टिकल 32 में दी गई हैं, ओके, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिट्स 5 तरह की होती हैं। पहले आपने दृश्यम मूवी देखी होगी। जी, अजय देवगन। हाँ, बच्चा खो जाता है
तो कौन सी रेट फाइल होती है? कोई भी इंसान गायब हो जाए तो कौन सी रेट फाइल होगी? हेबियस कॉर्पस। ठीक है। हेबियस कॉर्पस की रेट जब फाइल होती है तो हाई कोर्ट ये आदेश करता है कि भाई जहाँ पे भी बच्चा गया उसको ढूंढ के लाओ। ओके। पुलिस को डायरेक्शन हो जाता है कि ढूंढ के लाओ, कैसे एक बच्चा गायब हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे सीधा सवाल, एग्जीक्यूटिव पे सीधा एक क्वेश्चन होता है कि कहाँ, कैसे, वेयर इज द पर्सन, गायब कैसे हो गया? तो पुलिस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत ही एक्सपीडिशियसली मूव करती है और फिर वो बच्चे को ढूंढ के लाती है, जो भी इंसान खोया उसे ढूंढ के लाती है। ये तो हो गया हेबियस कॉर्पस। दूसरा क्यो वारंटो की एक रेट होती है। उसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो बाय व्हाट ऑफिस, आप कौन हो, ओके। आपका रिटायरमेंट चल रहा है, आप रिटायर हो चुके हो, उसके बाद आप रिटायर होने के बाद वो बेनिफिट्स मांग रहे हो जो आप एम्प्लॉई थे तब मिलते थे। तो हाई कोर्ट कहता है कि भाई बाय व्हाट ऑफिस आर यू आस्किंग फॉर दीज बेनिफिट्स, पूछता है, आपके पास जवाब नहीं होता तो आप नहीं कर सकते। क्यों वारंटो एक हो गया। तीसरा मैंडेमस है, सर्शररी है, और पांचवा है प्रोहिबिशन। ओके। ठीक है। तो मैंडेमस क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया हो विच इज इन्फ्रिंजिंग माई फंडामेंटल राइट। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्डर हो सकता है, वो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर हो सकता है बिल्कुल। जिससे मेरी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रही हैं। ठीक है, जो भी प्रोवाइडेड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप मैंडेमस की रेट हाई कोर्ट में डाल के हाई कोर्ट से ये प्रे कर सकते हो कि भाई ये गवर्नमेंट ऑर्डर गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इससे मेरा ये नुकसान हो रहा है। तो हाई कोर्ट उसमें ऑर्डर कर देगा, रिलीफ दे देगा। फिर सर्श्योररी, जैसे क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर होती है, गलत एफआईआर हो गया, आप हाई कोर्ट चले गए। ठीक है, सर्श्योररी में हाई कोर्ट के पास पावर होती है एफआईआर को क्वॉश करने की। फिर प्रोहिबिशन, कोई भी ऐसा काम जो स्टेट द्वारा किया जा रहा हो, स्टेट ऑफ यूपी या कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट का अलग, जो भी गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा हो और जो जिस पे अगर जिस काम को प्रोहिबिट नहीं किया गया तो हमारे लिए या किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट्स को ऐसा वायलेशन होगा कि वो इररिपेरेबल है, इररिपेरेबल लॉस हो रहा है। ओके। ठीक है, तो वहाँ हाई कोर्ट उस काम को प्रोहिबिट कर देगा। ओके। ये होती हैं 5 रिटें जो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में फाइल कर सकते हैं और 226 में हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। सर एक और बहुत बेसिक सा सवाल है कि क्या कोई विशेष कानून है महिलाओं के लिए, या विशेष तौर पे बात करें प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, क्या कोई विशेष कानून है? महिलाओं के लिए एक्ट्स हैं बट उनकी अरेस्ट के लिए नहीं है। जी। एक प्रोविजन सीआरपीसी में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको देखने को मिल जाएगा कि महिला को सनसेट के बाद अरेस्ट सिर्फ एक महिला कांस्टेबल के साथ ही कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। कोई भी मेल जाके कहे कि नहीं चलिए आपको आपके अगेंस्ट ये एफआईआर है, आपको हमारे साथ चलना होगा, नहीं कर ओके। सकते सनसेट के बाद। ओके। दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर। बाकी अगर महिलाओं के लिए आप एक्ट देखें तो एक एमआरटीपी एक्ट है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो अबॉर्शन वगैरह से डील करता है, एंड द सेम कोलाइड्स विद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आपको पता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक फीटस जो वूम के अंदर है उसका भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। ओके। बट सर्टेन वीक्स का वो मेच्योर होना चाहिए फीटस, व्हाट टाइम फॉर सर? 24 वीक्स। ओके, 24 वीक्स। तो उसको भी पावर है कि वो अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है थ्रू हिज मदर, हिज और हर मदर। ये तो हो गया एमआरटीपी एक्ट की बात। दूसरा एक एक्ट है पॉक्सो, प्रिवेंशन जी। ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। जी। उसमें जो भी माइनर्स हैं उनके साथ कोई भी गलत काम होता है, रेप के केसेस बहुत बढ़ते हैं, माइनर्स के साथ जो रेप होते हैं उनको डाल दिया जाता है पॉक्सो में। और पॉक्सो इज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ, उसमें बहुत ज़्यादा सज़ा दी गई है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देन आईपीसी और एनी अदर एक्ट। तो वो स्पेशल लॉ है जो महिलाओं के लिए बना है और उसी से प्रोटेक्ट भी होते हैं। ओके। सर हम जानना चाहेंगे कि आईपीसी जो है सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ये बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता आई है सर, इसकी क्या ज़रूरत थी फॉर्मेशन की, और इसमें क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, और ये कब से लागू होगा या हो चुका है? बीएनएस एक्चुअली लागू हो चुका है, 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके। इन तीनों ने रिप्लेस किया है सीआरपीसी को, ठीक है। आईपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को। ओके। अब क्यों ज़रूरत पड़ी जी सर। ये लाने की? जी। बहुत अच्छा सवाल है। हमारा जो आईपीसी था वो था 1860 का। जी, मैं कॉलेज साहब के द्वारा। 1860, जी। इतना पुराना लॉ, जी। अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया लॉ। कोई भी सीआरपीसी आप ले लें, सीआरपीसी भी पुराना लॉ, एविडेंस भी पुराना लॉ, सब अंग्रेज़ों ने बनाया। अब अंग्रेज़ों ने जब आईपीसी बना दिया उसके बाद, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, सीआरपीसी अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया। ओके। आईपीसी जब बना दिया अंग्रेज़ों ने तो उनको हमें भी रूल करना था और ये दिखाना था कि भाई कोई भी ऐसा ऑफेंस हम आईपीसी में ना डालें जिससे अंग्रेज़ों को नुकसान हो। ओके। ठीक है, तो हमें रूल करने में आसानी होगी। ठीक, इतने पुराने लॉज चले आ रहे थे, कोई चेंज नहीं था। लॉ नीड्स टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे ये 3 नए लॉज आए जिन्होंने पुराने लॉज को रिप्लेस किया। अब नए लॉज में चेंजेस क्या है, क्यों लाए गए? इसलिए लाए गए क्योंकि सोसाइटी बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई 1860 से आज की डेट में। इंटरनेट नहीं था पहले, इंटरनेट नहीं था, आया जब एडवेंट ऑफ इंटरनेट हुआ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। ऑफेंसेस अगर आप देखेंगे तो पहले ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते थे, आज ऑफेंसेस क्या होते हैं? फाइनेंशियल ऑफेंसेस। इंसान के फाइनेंशियल क्राइटेरिया को आप तोड़ दोगे, इंसान अपने आप टूट जाएगा। साइबर लॉज, फिशिंग के केसेस हैं, साइबर अटैक्स है, कोविड वगैरह जितना भी है, ये सब बायो टेररिज्म, साइबर अटैक्स, इन सब में आईपीसी वेग है। आईपीसी का तो मेन ऑफेंसेस खाली यहीं से हैं कि ह्यूमन मर्डर कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, चोरी डकैती हो गई, रॉबरी हो गई, मारपीट हो गई, ग्रीवियस हर्ट, इन्हीं सब पे तो चल रहा है आईपीसी। जी। साइबर टेररिज्म कहाँ है? बायो टेररिज्म कहाँ है? उसके लिए हमें ज़रूरत थी कि, और रेप केसेस में अब बार बार अमेंडमेंट होता रहा आईपीसी में कि ये भी लॉ चाहिए अपने को तो अमेंड कर दो, फिर अमेंडमेंट होता रहा। जितना ज़्यादा अमेंडमेंट किसी भी देश के लॉ में होगा उतनी वीक इकोनॉमी होगी, उतनी वीक डेमोक्रेसी होगी वो। तो अगर सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है। जी सर। ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। क्यों है? बिकॉज इतने 110 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो रखे हैं। क्या ज़रूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन छोटा होना चाहिए। जितना छोटा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है उतनी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी मानी जाती है। बट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो उसको मीट आउट करने के लिए हमें अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं। ओके। ठीक है, तो आईपीसी के जो स्ट्रिंजेंट लॉज या स्टैटिक लॉज जो चलते आ रहे थे, सब्सटैंटिव लॉज, उनको अमेंड करने का मेन रीज़न यही था कि भाई अब सोसाइटी तो चेंज हो गई है। अब आप फाइनेंशियल ऑफेंसेस की बात करो, अब आप बात करो साइबर टेररिज्म की, अब आप बात करो साइबर अटैक्स की, बायो टेररिज्म की, इन सब चीज़ों को आपको सजाएं देनी पड़ेंगी ना। फॉल्स केसेस को कर्व कैसे करोगे? आईपीसी में तो कितने मुकदमे। इसमें मजाक की बात बताऊं तो 30 जून को अगर कोई एफआईआर हुई 2024, जब बीएनएस नहीं आया था, जी। 30 जून की रात के 12 बजे के बाद अगर कोई एफआईआर हुई तो क्या वो बीएनएस में एफआईआर होगी कि आईपीसी में एफआईआर होगी? कितना मेजर पॉइंट है। कंफ्यूज हो गए सब किस में होगी? जी सर, बिल्कुल। 1 जुलाई कंफ्यूजिंग। 2024 को इम्प्लीमेंट होता है जी। बीएनएस। जी। रात में 30 जून की 12 बजे के बाद एफआईआर दर्ज होती है। किस एक्ट में होगी? ऐसे जितनी भी एफआईआर्स हैं सब क्वॉश होंगी। ओके। गलत धारा में एफआईआर कर दिया पुलिस ने तो एक नया मैकेनिज्म मिल जाता है, जो अक्यूज है उसको बेनिफिट मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी सर? नहीं, फिर नई एफआईआर दर्ज होगी नए एक्ट में, ओके। लेकिन उसमें वो ऑफेंस चला गया, अक्यूज भाग गया। अक्यूज को ओके। पकड़ना एक प्रॉब्लम है। ओके। ये दिक्कतें आती हैं। बीएनएस एक्चुअली मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लॉ है। इसमें फॉर्जरी वगैरह के जो क्राइम्स हैं कि आपने एक जाली सिग्नेचर बना दिया किसी का जी सर, गवर्नमेंट स्टैम्प पे। दरअसल मेरा सवाल यही है कि आईपीसी जो है
उससे और बीएनएस में जो बेसिक, जो मूल बदलाव हैं, वो कौन-कौन से हैं? सज़ाओं के, इम्प्रिजनमेंट, ओके, जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड था और जहाँ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की ज़रूरत थी वो बीएनएस ने कंट्रोल किया। जहाँ पे सरकार को लगा कि ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इनकी पनिशमेंट ज़्यादा होनी चाहिए दूसरी पनिशमेंट से, उनको ज़्यादा कर दिया गया। आईपीसी में जिन ऑफेंसेस में 10 साल की जेल थी, उसमें फॉर्जरी वगैरह का, वही मैं बात करता, आपने जाली सिग्नेचर बना दिया, गवर्नमेंट स्टैम्प जाली यूज़ कर दिया, फॉर्जरी का क्राइम। फॉर्जरी का क्राइम में आप आसानी से एफआईआर कर सकते हो, और एफआईआर आसानी से होने का मतलब है कि मिस यूज़ ऑफ एफआईआर, ओके, राइट। राइट, अब मिस यूज़ हो गया एफआईआर का तो फॉल्स केसेस बढ़ गए, गलत एफआईआर हो रही हैं, फॉल्स केसेस बढ़ गए। अब जब फॉल्स केसेस बढ़ गए तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? अब तो पुलिस वालों के हाथ से भी निकल गया, एक्यूज के हाथ से भी निकल गया, जिसने एफआईआर कराई उसके हाथ से भी निकल गया। अब तो जुडिशियल सिस्टम इन प्ले आ गया, नॉर्मल प्रोसेस चलेगा। उसको कम करने के लिए क्या किया गया कि भाई सज़ा कम कर दो। सज़ा कम करने से इफेक्ट क्या पड़ता है? जिस ऑफेंस की सज़ा थी 10 साल, उसकी 5 साल कर दी गई, ठीक। वो ऑफेंस पहले नॉन बेलेबल था, बेलेबल कर दिया गया। बेलेबल ऑफेंस में आपको जाना है, बेल कराना है, कोई अरेस्टिंग नहीं। नॉन बेलेबल में आपको तुरंत उठा के ले जाते। फॉर्जरी वॉज वन सच केस। 10 साल की 7 से 10 साल की पनिशमेंट है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस आएगी अरेस्ट करके ले जाएगी। तो ये सब केसेस को कम करने के लिए, अब झूठी कंप्लेंट्स भी हैं तो उसको कम करने के लिए पनिशमेंट कम कर दिया गया, नॉन बेलेबल से बेलेबल कर दिया गया। तो आप जाके बेल भी करा सकते हो, अपना केस भी लड़ सकते हो, बिकॉज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होता है। ओके, फॉर्जरी का ओके, ऑफेंस जो है वो डॉक्यूमेंट्री होता है। तो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत क्रिएट भी किया जा सकता है, झूठे नहीं भी, वैलिड भी हो सकता है। तो ये काम जजेस का है, और ये काम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का है, ये देखना कि वो सही है या गलत। उस असमंजस में जो लोग जेल चले गए उनके लिए तो गलत हो गया ना, कि पता ही नहीं था कि गलत किया भी है कि नहीं, जेल चले गए, क्यों चले गए भाई? करेक्ट। क्या करेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो लखनऊ की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है, यहाँ पे 60% केसेस फॉल्स रेप के हैं और फाइनेंशियल ऑफेंसेस हैं। और ज़्यादा लोग नहीं, खाली यही दो, गैंग रेप, रेप और फाइनेंशियल ऑफेंसेस। तो ये बीएनएस ने एक अच्छी चीज़ की। कुछ ओके, प्रोटेस्ट भी हुआ ट्रक ड्राइवर्स को लेके, आपने सुना होगा, जी, जी, जो जी, ड्राइवर्स के रेट एंड रन वगैरह की सज़ा जी, बढ़ा दी थी, 10 साल कर दी थी। जी, उसमें भी चला, लेकिन उसमें वही बात आ जाती है कि भाई मेंजरिया था कि नहीं था। तो दैट इज़ अ डिबेटेबल पॉइंट। उस पर डिबेट हो के अगर सरकार को लगता है तो आगे हो सकता है अमेंड भी हो, लेकिन एक ऐसे एक्ट को इतने सालों से कर्टेल करके चलना, हम लोग साथ में ले करके चल रहे थे, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक्ट था। और सिर्फ इसलिए नहीं कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, इंडिया को रूल करने के लिए वो एक्ट बनाया गया था। अब तो इंडिया इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडिपेंडेंट लॉज चाहिए। सर अभी जैसे आपने एक टर्म यूज़ किया मेंजेरिया। जी। सर फॉर और ऑडियंस आप प्लीज़ इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। मेंजरिया मीन्स गिल्टी माइंड, ओके, इंटेंशन गिल्टी होना चाहिए आपका किसी भी ऑफेंस को करने के लिए। देर आर 4 इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट इज ह्यूमन बॉडी, सेकंड इज मेंजरिया, गिल्टी माइंड, सोचते हो आप ये ऑफेंस करना, फिर एक्टस रियस, आप एक्ट करते हो, और उसके बाद वो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, ओके, राइट। तो मेंजरिया मतलब गिल्टी माइंड होता है। गिल्टी माइंड के बिना कोई भी ऑफेंस किया गया हो वो विदाउट इंटेंशन माना जाता है, उसकी सज़ा नहीं होती। ओके, ओके सर। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी 2 अलग-अलग स्तंभ हैं। इन दोनों का एक दूसरे से अलग होना, मतलब इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी का लेजिस्लेचर से, कितना इम्पोर्टेंट है और इन दोनों का क्या रोल है? अगर मैं ये कहता हूँ कि पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द मीडिया, विच इज़ द फोर्थ पिलर, विच इज़ या कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर। या तो ये पिलर्स अगर एक साथ खड़े होंगे कहीं पे भी, तो वो ऊपर जो उसके बिल्डिंग बनी है या जो स्लैब पड़ी है वो तो ख़त्म हो जाएगी ना कहीं कोलैप्स हो जाएगी। करेक्ट है। तो उनको 4 कॉर्नर्स पे ही रहना चाहिए। जुडिशरी को एक कॉर्नर पे, एग्जीक्यूटिव को एक पे, लेजिस्लेचर को एक पे, और मीडिया को एक मीडिया पे को या प्रेस को एक पे। ठीक है। इंडिपेंडेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि इंटरफेरेंस ना हो। जहाँ इंटरफेरेंस होने लगा वहाँ करप्शन बढ़ जाएगा।
करप्शन बढ़ जाएगा तो सोसाइटी विल फेल। एंड सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोसाइटी को अगर वो चीज़ ना दी गई जो सोसाइटी डिमांड करती है तो सोसाइटी इन इटसेल्फ कोलैप्स हो जाती है। दंगे फसाद बढ़ जाएंगे, मारपीट बढ़ जाएगी, मर्डर्स बढ़ जाएंगे, सारे ऑफेंसेस बढ़ जाएंगे अगर सोसाइटी को कंट्रोल ना किया गया। कंट्रोल करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल द थ्री पिलर्स इज़ वेरी मैंडेटरी। नहीं तो कोई भी जज साहब के पास फ़ोन आएगा किसी नेताजी का और कहेगा हाँ जी ये हमारे आदमी है, छोड़ दीजिए, तो छोड़ देंगे बिल्कुल होता है सर ऐसा भी। विदाउट अप्लाइंग जुडिशियल माइंड। जी जी लेकिन जो जुडिशियल ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी है जी कि वो जस्टिस प्रोवाइड करे। ये नहीं कि किसी का फ़ोन आ गया, इंटरफेयर कर दिया किसी ने कि भाई अब तो तुम कहीं और नहीं जा पाओगे, प्रमोशन नहीं होगा तुम्हारा, तो इसीलिए सेपरेट रखा गया। सामने वाले के पास एक उपाय है कि वो जुडिशियल अप्रोच कर सकता है। यस, तो जुडिशियल अप्रोच को इसीलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सरकार से मिल बांट के काम नहीं चलता। सरकारें भी गलत करती हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जनता ही गलत करती है। तो सरकार को सज़ा कौन देगा? जुडिशरी देगी। हर फैक्ट पे डिपेंड करता है, सारे केसेस अलग होते हैं। कहीं वहाँ गलती जनता की होती है, कहीं सरकारों की गलती होती है, किसी नेता वेता की गलती होती है, जिसकी भी होती है तो उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलता है। ओके। इसीलिए पहले के ज़माने में अरिस्टोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट होता था ना, तो क्या होता था कि जो समृद्ध आदमी है उसको कहते थे कि भाई तुम न्याय दिलाओ। राजा होता था वो न्याय क्यों करता था? समृद्ध था, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। अब हमने क्या किया है, सीआरपीसी 1973 में आया। सीआरपीसी के आने से पहले तक जजेस की जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा थी कि जज अगर चाहते तो किसी कोई मर्डर का अक्यूज है तो उसे कहते नहीं, इसकी कद काठी से देख के लग नहीं रहा कि इसने मर्डर किया, रिहा कर दो, रिहा कर दो। ये होती है पावर। जो स्टूडेंट्स हैं जो जज बनना चाहते हैं, इन्होंने सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना दिया जज को। तो जजेस की जो इंडिपेंडेंस है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें फ्री हैंड या ऐसा कोई उस कुर्सी पे बैठा हो जो जस्टिस दे पाए। वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मत समझे उस पोस्ट को। पहले के ज़माने में इसीलिए पंचायत में आज भी ऐसे ही डिसीजंस दिए जाते हैं जो समृद्ध लोग देते हैं। बिल्कुल। तो जब से सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ लिया गया है, वहाँ से एक डिप्लीशन में कहूँ तो शायद गलत होगा, लेकिन हाँ, एक समस्या रही है, लेकिन समस्या क्रिएट हो गई। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल कि जो अभी हाल ही में जो न्याय की देवी हैं उनकी आंखों से पट्टी हटा दिया गया है और उनके हाथ में जो तलवार हुआ करती थी उसको हटा के एक किताब रख दी गई है, इस पे आपकी क्या राय है? ये जो हमारे अभी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर DY चंद्रचूड़ सर जी, इन्होंने स्पेशल ऑर्डर दे के ये बनवाई जी, मूर्ति। और इसका रीज़न यही था कि अंग्रेज़ों ने जो मूर्ति बनवाई थी द लेडी ऑफ जस्टिस की, उसके हाथ में तलवार इसलिए है ताकि लोग डर के रहें। ओके। और आंखों में पट्टी इसलिए है कि कानून सबके लिए एक है। ये अंग्रेज़ों की सोच थी। उसको थोड़ा सा चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू DY चंद्रचूड़ सर। इसको न्याय की मूर्ति को या लेडी ऑफ जस्टिस को इसके हिसाब से कानून उनको भी दिख रहा है, लोग उनको भी देख रहे हैं, इक्वालिटी जो है वो प्रिविलेंट रहे और वो न्याय की देवी को दिखती है। उनके हाथ से सोड हटा दिया गया क्योंकि अब अत्याचार नहीं हो रहा है इंडिया पे अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक है, कोई भी डर के नहीं रहेगा। इसलिए किताब नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ओके। विच इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। वो उनके हाथ में दी गई कि जो भी डिसीजन होगा जुडिशरी में वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा, उसके अगेंस्ट नहीं होगा, किसी की फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा। ओके। ठीक है, ये सोच थी और ये अच्छी सोच भी है। अब चेंज हो रही है सोसाइटी। BNS IPC हटा दिया गया है, BNS आ गया है, तो अब इसको भी चेंज होना जरूरी है। चेंज इज नेसेसरी फॉर द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ओके सर, थैंक यू सो मच for coming here. It was really very fruitful to have you here on DJMC Radio Pod Talk by LPCPS. Thank you so much for having me here. Thank you, sir. आज हमारे साथ LPCPS Pod Talk पे जुड़े थे अमनदीप सिंह जी, जिनसे हमने बात करी इंडियन लॉ एंड जस्टिस के बारे में। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें LPCPS रेडियो टॉक पे। थैंक यू सो मच।